मैं डॉक्टर नेहा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इस्माइल महिला पीजी कॉलेज के हिंदी विभाग से। आज के इस लेक्चर का मेरा विषय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि। जैसा कि आप सभी को पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि को एक कक्षा में, एक घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में कवर करना मुश्किल है और यह कठिन काम है। तो हम प्रयत्न करेंगे कि इस कक्षा में हम उनकी आलोचना से संबंधित कुछ मूल बिंदुओं को और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख सकें। इससे पहले जो कक्षा हुई थी, मेरा एक व्याख्यान हुआ था, उसमें मैंने आलोचना की परंपरा पर संक्षिप्त चर्चा की थी। तो अब उससे आगे बढ़ते हुए अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि को समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना दृष्टि है वह वर्षों से जो चली आ रही परंपरा थी, जो रीतिकालीन परंपरा थी, गुण दोष पद्धति का निरूपण था, लक्षण ग्रंथ निरूपण था, उससे हटकर इन्होंने आलोचना को सामाजिक स्वरूप प्रदान किया। इतिहास, मनोविज्ञान, जाति, संस्कृति एवं लोक धर्म का आधार प्रदान किया। साथ ही इनकी आलोचना में भारतेंदु युगी जो यथार्थ था, जो सामाजिकता थी, वे दिखाई देती है। साथ ही द्विवेदी युगी जो उपयोगितावाद है, भाषाई दृष्टिकोण है, व्याकरणिक दृष्टिकोण है, उसका भी समन्वय हमें इनकी आलोचना दृष्टि में समन्वित रूप से दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो प्रगतिशील वैचारिकी है, उसमें मनोविज्ञान का भी सहारा हमें दिखाई पड़ता है। जब इनके निबंधों को हम देखते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आलोचना के सूत्र बिखरे पड़े हैं। चिंतामणि भाग 1 को जब हम देखते हैं, जो उसमें भाव और मनोविकार संबंधी निबंध को जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें इनका जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है वह हमें साफ दिखाई देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना दृष्टि है, उसे हम कहाँ देख सकते हैं? सबसे पहले तो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें हम देख सकते हैं रस मीमांसा, तुलसीदास, सूरदास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, साथ ही जो चिंतामणि 4 भागों में है, जो निबंध संकलन है इनका, उसमें भी उनके आलोचना के सूत्र बिखरे पड़े। यहाँ हम उनकी आलोचना दृष्टि को समझ सकते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व हम कुछ मूल बिंदुओं को, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं इस कक्षा में, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि को अगर समझना है तो हमें इन मूल बिंदुओं को समझना ही होगा। इसमें से पहला है, इन्होंने साहित्य को जीवन से जोड़कर देखा, साथ ही रसानुभूति, जीवनानुभूति और सौंदर्यानुभूति को समकक्ष रखकर देखते हैं। इसके अतिरिक्त सिद्धांत और व्यवहार का जो उचित समन्वय इनकी आलोचना में दिखाई पड़ता है, वो भी महत्वपूर्ण। अर्थात जहां पर इन्होंने सिद्धांतों की स्थापना की है, चाहे वह भाव और मनोविकार से संबंधित हो, काव्य से संबंधित हो, रस से संबंधित हो, जहां भी इन्होंने सिद्धांतों की स्थापना की है, उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको व्याख्यायित करने के लिए, उसे समझाने के लिए इन्होंने व्यवहारिक आलोचना पद्धति का सहारा लिया है। इसलिए सिद्धांत और व्यवहार का उचित समन्वय इनकी आलोचना पद्धति में हमें दिखाई पड़ता है। इसके अतिरिक्त धर्म की प्रगतिशील व्याख्या इन्होंने की है। धर्म को लोक कल्याण और लोक मंगल से जोड़कर देखा है। रचना को जगत के यथार्थ से जोड़कर देखते हैं। इसलिए रहस्यवाद, जो अलौकिकता जहां है, आध्यात्मिक रहस्यवाद को भी इन्होंने महत्व नहीं दिया है। धर्म की व्यवहारिक व्याख्या इन्होंने की है। भाव और मनोविकार का उचित विश्लेषण जो इन्होंने प्रस्तुत किया है, ये मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, या फिर जितने भी रचनाकार मैं जहां तक पढ़ पाई हूँ,
भावों और मनोविकारों का इतना सहज विश्लेषण अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया है, यह भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण। इसके अतिरिक्त इन्होंने को किसी वाद के घेरे में अपने आप को नहीं समझा, इसीलिए इन्होंने अति अलंकारिकता, उक्ति वैचित्रवाद, साथ ही क्रोचे के जो अभिव्यंजनावाद है उसको इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। अब इन कुछ मूल बिंदुओं को जब हमने देख लिया तो इसी के इर्द गिर्द हम कुछ अपनी बातों को रखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना दृष्टि है वो काफी इसका फलक विस्तृत है, जिसको एक कक्षा में तो समझना मुश्किल है। अगर हम उनकी रस मीमांसा को उठाते हैं या फिर हिंदी साहित्य को उठाते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को उठाते हैं, या फिर चिंतामणि के एक भाग को भी अगर हम उठाएं, एक निबंध को उठाएं, कविता क्या है जैसे निबंध को अगर हम उठा लें तो वो भी मुझे लगता है कि 2 कक्षा में संभव नहीं है उसको व्याख्यायित करना। लेकिन हम कुछ मूल बिंदुओं को आज समझने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रस की इन्होंने किस प्रकार से व्यावहारिक व्याख्या की। जैसा कि यह माना जाता है और कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना का मूल स्रोत जीवन और जगत से उठाया, वास्तविक दृश्य जगत से उठाया। जब दृश्य जगत से इन्होंने उठाया है तो काव्यांग, जो रस जैसा काव्यांग है, उसके भी इन्होंने प्रगतिशील और व्यावहारिक व्याख्या की है। तभी तो इन्होंने रसानुभूति को जीवनानुभूति के समकक्ष रखकर देखा है। अर्थात जो रस की अनुभूति होती है, जो आनंद होता है, वो जो जीवन की अनुभूति है, दोनों ही कहीं ना कहीं बराबर है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक लोकबद्ध प्राणी है और इसी समाज और दृश्य जगत में वह रहता है, जीता है। तो रसानुभूति उससे इतर नहीं हो सकती। रस की अनुभूति कहीं ना कहीं जीवन और जगत से संबद्ध ही करके हम देख सकते हैं। शुक्ल जी ने रस को काव्य की आत्मा तो माना है, लेकिन इसे लोक हृदय में लीन होने की दशा को रस दशा कहा। अर्थात हृदय को लोक हृदय में लीन कर देना, इसी को रस दशा कहा है। और ये हृदय लोक हृदय में लीन कब होगा? जब व्यक्ति निर्वैक्तिक हो जाएगा। रस की लौकिक व्याख्या शुक्ल जी के वस्तुवादी दृष्टि का ही प्रतिफल है। इनका मानना है कि मनुष्य एक लोकबद्ध प्राणी है, अतः जीवन से इतर काव्य का कोई प्रत्यक्ष लक्ष्य नहीं हो सकता। कविता का संबंध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है, जो चारों ओर फैले गोचर जगत से है, अव्यक्त सत्ता से नहीं। ये हमें ध्यान देना होगा कि जब काव्य, यहाँ कविता की जब बात होती है तो रचना हम कह सकते हैं, जब रचना का संबंध ही गोचर जगत से है, दृश्य जगत से है, दृश्यमान जगत से है, तो काव्य का लक्ष्य भी तो कहीं ना कहीं लौकिक ही होना चाहिए, रस भी तो लौकिक ही होगा। इसीलिए इन्होंने इसको दृष्टिगत रखते हुए, कहीं ना कहीं दृश्य जगत को ध्यान में रखते हुए ही रस दशा हो, रस हो, इसकी लौकिक व्याख्या की है और वस्तुवादी व्याख्या की। रीतिकालीन जो नायिका भेद था, रस निरूपण था, इससे हटकर इन्होंने रस को जीवन जगत के समकक्ष स्थापित किया, साथ ही जीवनानुभूति और रसानुभूति को समकक्ष रखकर देखा। रसानुभूति की व्यापक अवधारणा की प्रस्तुति शुक्ल जी ने काव्यात्मक धरातल पर की है। इसके अंतर्गत भाव एवं आलंबनत्व धर्म के साधारणीकरण का भी सैद्धांतिक विवेचन इन्होंने किया है। ध्यान देने वाली बात है कि आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण का सिद्धांत भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अब इसको एक हम व्यवहारिक तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि काव्य का संबंध दृश्य जगत से माना है, रसानुभूति को भावानुभूति के समकक्ष रखकर इन्होंने देखा है। इसलिए जो भी आलंबन है वो भी कहीं ना कहीं दृश्य जगत से ही होता है, वह कहीं और इतर दूसरे जगत से नहीं होता। तो जब, क्योंकि समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव और मनोविकार होते हैं, इसी प्रकार एक रचनाकार में
भाव की उत्पत्ति जगत के सानिध्य से ही होती है। जब कोई व्यक्ति रचना को पढ़ता है, सुनता है, तो कहीं न कहीं उसके हृदय में या फिर उसके मन मस्तिष्क में वह छवि, वह बिंब बन जाता है। क्यों? क्योंकि रचना कहीं न कहीं दृश्य जगत से संबंधित होता है। अब बात अलग है कि उसको प्रस्तुत करने के लिए कल्पना का सहारा लिया गया हो, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना को भी वहीं तक महत्व दिया है जो कहीं न कहीं ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आई हो। ऐसा नहीं कि एकदम फैंटेसी, एकदम वैसी कल्पना, दिवा स्वप्न जैसी कल्पना कि वो कभी हमारे ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आई ही नहीं। कल्पना भी वही तक होनी चाहिए काव्य में जो कहीं न कहीं देखा सुना हो व्यक्ति। जब ऐसी रचना को व्यक्ति पढ़ता है, सुनता है, समझता है, ऐसे आलंबन को जब चुना जाता है रचना में, तो तादात्म्य जो पाठक वर्ग होता है, तादात्म्य आसानी से ग्रहण कर पाता है और रसानुभूति होती है। आलंबन तो धर्म का साधारणीकरण की अवधारणा भी इन्होंने व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत की है। इसके तहत पाठक मुक्त हृदय से निर्वैयक्तिक होकर अपने पराये का भाव समाप्त कर रचनाकार की अनुभूति से सामान्य रूप से जुड़ जाता है। ये तो हो गया साधारणीकरण। लेकिन जो इन्होंने आलंबन तो धर्म के साधारणीकरण की बात की है, यहाँ पर प्रमुख बिंदु यही है कि आलंबन जो होंगे वह जीवन और जगत से जुड़े हुए होंगे। तब पाठक की अनुभूति जिस अवस्था में पहुंचती है रसानुभूति कहलाती है, जो वास्तविक जीवन से संबंधित होती है। जब रसानुभूति कहीं ना कहीं वास्तविक जीवन से संबंधित है तो रस की यहाँ लौकिक व्याख्या कहीं ना कहीं प्रस्तुत की गई है। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको यह कहीं ना कहीं रस की वस्तु आदि का जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वह मैं आपके समक्ष रखने में सफल हुई होंगी शायद। अब हम बात करते हैं सौंदर्य अनुभूति की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब सौंदर्य की ये बात करते हैं तो दो बातें हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं सौंदर्य को लोक मंगल या लोक कल्याण से जोड़कर देखा। लोक मंगल की जो अवधारणा है, इनकी आलोचना का एक प्रमुख बिंदु कह सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमें चिंतामणि में वर्णित जो निबंध है लोक मंगल की साधना अवस्था, वहां उस निबंध में देखने को मिलता है। लेकिन ये जो अवधारणा है वह कहीं न कहीं हिंदी साहित्य के इतिहास में हो जाए, निबंधों में हो जाए, या फिर और भी जो इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है उसमें यह बिंदु कहीं ना कहीं हमको दिखाई अवश्य देता है। क्योंकि इस अवधारणा से ही कहीं ना कहीं ये प्रेरित है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि जो इनकी लोकमंगल की अवधारणा है यही कहीं ना कहीं इन्होंने काव्य के लक्ष्य को स्वीकार किया। तो जब ये सौंदर्यानुभूति की बात करते हैं तो दो बातें हैं। सबसे पहले सौंदर्य वही है जहां लोक कल्याण की भावना छिपी हुई है। दूसरा, जो कला है वह जीवन के लिए, न कि कला कला के लिए। ये तो बात जब हम काव्य शास्त्र पढ़ते हैं तो ये हम बहुत सारे आलोचकों में ये चीज देखने को हमें मिलती है कि कला कला के लिए न होकर कला जीवन के लिए। जब कला जीवन के लिए है तो कहीं ना कहीं लोक कल्याण की अवधारणा इसमें समाहित अवश्य होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब सौंदर्य की बात होती है, सौंदर्यानुभूति की बात होती है, तब ये क्रोचे जैसे जो विचारक हैं उस पे थोड़ी सी टिप्पणी करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि क्रोचे जैसे जो विचारक हैं, जो कलावादी हैं, उन्होंने सौंदर्य को अभिव्यंजनात्मक, उक्ति वैचित्र तक ही सीमित माना, जबकि सौंदर्य कहाँ है? जहां लोक मंगल की भावना, लोक कल्याण की भावना है, वही सौंदर्य है। वही काव्य सौंदर्य पूर्ण माना जाएगा, वही रचना अच्छी मानी जाएगी, सुंदर मानी जाएगी, जो कहीं न कहीं उसमें लोक कल्याण का भाव छिपा हुआ है, लोक मंगल का विधान हो उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्रोचे
को उतना महत्व नहीं दिया, क्योंकि इनका उद्देश्य या फिर इनका लक्ष्य कहे तो कला जीवन के लिए ना होकर कला कला के लिए, इस भावना से अभी प्रेरित रहा। इसीलिए इन्होंने इनकी वैचारिकी का उतना साथ नहीं दिया, उतना महत्व नहीं दिया। साथ ही चमत्कारवाद को भी इन्होंने महत्व नहीं दिया, क्योंकि चमत्कारवाद जहां चमत्कार जुड़ गया, कहीं ना कहीं वहां रचना क्या है, मनोरंजन से जुड़ जाए। और इन्होंने रचना का लक्ष्य क्या माना, लोक कल्याण। तो जहां लोक कल्याण और लोक मंगल की बात होगी, वहां चमत्कारवाद और मनोरंजन की बात कहीं ना कहीं महत्वहीन ही सिद्ध होगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि द्विवेदी युगीन आलोचना को जब हम देखते हैं, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो आलोचना पद्धति है, वह कहीं ना कहीं उपयोगितावाद से जुड़ती हुई दिखाई देती है, नैतिकतावाद से जुड़ती हुई दिखाई देती है। यह प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि में भी दिखाई देता है। इन्होंने काव्य का लक्ष्य लोक मंगल माना है, इसलिए कहीं ना कहीं चमत्कारवाद का खंडन किया, क्योंकि चमत्कारवाद अनूठापन और एक रचना को बहुत भव्य दिखाने की जो कोशिश, चमत्कारवाद और अति अलंकारिकता, अति कल्पनावाद को अगर डालकर कोई भी रचना भव्य दिखाई जाए, तो उसका लक्ष्य कहीं ना कहीं मनोरंजन ही होगा, न कि लोक कल्याण। काव्य का लक्ष्य केवल मनोरंजन नहीं होना चाहिए। क्यों? जैसा कि एक वक्तव्य में पढ़ना चाहूंगी, कविता मनुष्य के हृदय को व्यक्तिगत संबंध के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहां जगत के नाना रूपों और व्यापारों के साथ उसके प्रकृत संबंध का सौंदर्य दिखाई पड़ता है। इस सौंदर्य के आभास से हमारे मनोविकारों का परिष्कार और जगत के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा का निर्वाह होता है। कविता का लक्ष्य क्या होता है? काव्य का लक्ष्य व्यक्तिगत संकुचित संबंधों से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भाव भूमि पर ले जाना। सामान्य भाव भूमि पर ले जाना मतलब जितने भी बंधन उसको हटाते हुए एक सहज अवस्था में, सहज भावनात्मक अवस्था में ले जाना। एक और उक्ति जो बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको बताकर मैं थोड़ा समझाने का प्रयत्न करती हूँ। आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता। अगर हम काव्य के लक्ष्य की बात करें, तो आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। जिस प्रकार आत्मा जो है तमाम सांसारिक बंधनों से अलग होकर अपने आप को मुक्त समझती है, उसी प्रकार हृदय अपने पराये का भाव समाप्त कर निर्वैयक्तिक होकर किसी भी पूर्व अवधारणा से मुक्त होकर हृदय रस दशा कहलाती है। यह मुक्ति क्या कहलाती है? रस दशा। जब हृदय मुक्त हो जाएगा पूरी तरह से तमाम बंधनों से, तमाम अवधारणाओं से, तमाम पूर्व में गठित जितनी भी बातें, उससे जब मुक्त हो जाएगा, तमाम बंधनों से निर्वैयक्तिक होगा, तब वह क्या होगा? रस दशा में पहुंच जाएगा। और रस दशा क्या है? रस की जब लौकिक व्याख्या शुक्ल जी करते हैं, तो है कहीं ना कहीं जीवनानुभूति से ही प्रेरित, क्योंकि रसानुभूति जीवनानुभूति को उन्होंने समकक्ष ही माना है। लेकिन यहाँ रस की जब हम बात करते हैं, वो जो आनंद की अवस्था होती है, उसमें अगर व्यक्ति पहुंचता है, कब पहुंचता है? जब वह तमाम सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर, अगर जो आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, अर्थात जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो ज्ञान की अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है। उसी प्रकार वह जब निर्वैयक्तिक हो जाता है तमाम बंधनों से, वैचारिकियों से, वैसी वैचारिकी तमाम पूर्व गठित अवधारणाओं से जब मुक्त हो जाता है, तब वो क्या होता है? रस दशा में पहुंच जाता है। और इसी मुक्ति की साधना के लिए वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे क्या कहते हैं? कविता। और इसी मुक्ति की साधना के लिए क्या होती है? कविता गढ़ी जाती है, इसी मुक्ति के लिए। और यह मुक्तता केवल रचनाकार के लिए ही आवश्यक नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। रचनाकार तो
जितनी भी पूर्व में अगर जो कहते हैं ना कि अवधारणा ग्रसित, उससे मुक्त होकर रचनाकार रचना करता है, लेकिन पाठक भी मुक्त होकर, निर्वैयक्तिक होकर, तमाम बंधनों को छोड़ करके वह रचना को पढ़ता है, तब वह तादात्म्य ग्रहण कर पाता है, तब वह असली आनंद, असली रस को ग्रहण कर पाता है। तो यह मुक्तता, निर्वैयक्तिकता दोनों के लिए उतनी ही आवश्यक है, पाठक के लिए भी और रचनाकार के लिए भी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैयक्तिकता को तो खारिज किया ही है, क्योंकि निर्वैयक्तिक होकर रचनाकार रचना करता है और निर्वैयक्तिक होकर ही पाठक जो है रचना को पढ़ता है। और आध्यात्मिक रहस्यवाद का भी इन्होंने खंडन किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कविता का संबंध दृश्य जगत से माना है। चमत्कारवाद को भी उन्होंने नकारा है, क्योंकि चमत्कारवाद अगर चमत्कार रचना में जुड़ जाए तो कहीं ना कहीं उसका लक्ष्य मनोरंजन हो जाएगा, न कि जीवन, न कि लोक कल्याण, न कि लोक मंगल। इस प्रकार इन्होंने इन कुछ अवधारणाओं को उतना महत्व नहीं दिया है। अब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो महत्वपूर्ण अवधारणा है, लोक मंगल की अवधारणा। इस पे थोड़ी हम चर्चा करना आवश्यक है इस विषय पर, क्योंकि तमाम इनके जो पुस्तक हैं, जितने भी इनके निबंध हैं, जो भी इनकी आलोचनात्मक दृष्टि है, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में यह लोक मंगल, यह लोक कल्याण की जो अवधारणा है वह दिखाई पड़ जाती है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, लोक मंगल की जब बात की जाती है तो यह चिंतामणि भाग 1 में जो वर्णित निबंध है लोक मंगल की साधनावस्था, वहां से यह कहीं ना कहीं यह जो उक्ति है, यह विषय है, यह शब्द है, वहां से लिया गया है। तो लोक मंगल की अवधारणा को जब हम केंद्र में रखते हैं तो आनंद की सिद्धावस्था से ज्यादा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधनावस्था को महत्व दिया। आनंद की दो अवस्थाएं बताई गई, आनंद की साधनावस्था, आनंद की सिद्धावस्था। आनंद की साधनावस्था जो है वह कहीं न कहीं उसके मूल में है करुणा का भाव, और आनंद की सिद्धावस्था की जब हम बात करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं मूल में है प्रेम का। दोनों ही मंगल विधायी भाव है, अर्थात दोनों ही भाव जहाँ होंगे वो कहीं ना कहीं मंगलकारी ही होंगे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने करुणा को प्रेम से ज्यादा महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि जहाँ करुणा होती है, करुणा का भाव होता है, करुणा एक ऐसा सामाजिक भाव है जिसमें अपने पराये का बोध नहीं होता। जिसपे करुणा आती है वो कोई भी व्यक्ति, उस पे इंसान जो होगा, जो सामने वाला होगा, उस पे उसका उपकार करने का प्रयत्न अवश्य करेगा, उसमें सहानुभूति होगी और किसी भी सामान्य भाव भूमि पर किसी तरह पहुंचकर वह उसकी सहायता अवश्य करेगा, जो भी करुणा से आदृत होगा। लेकिन जब हम प्रेम की बात करते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब आनंद की सिद्धावस्था की बात की है, उसके मूल में प्रेम को माना, तो वहां भी कहीं न कहीं करुणा को ही स्वीकार किया। जब व्यक्ति, इनका मानना है कि जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, तो जब प्रेम करता है तो कहीं न कहीं उससे यह डर होता है कि यह व्यक्ति मुझसे दूर न चला जाए, और उसके मूल में भी इस प्रकार करुणा का भाव आ ही जाता है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि जब दोनों ही भाव में करुणा है, कहीं न कहीं आनंद की सिद्धावस्था की बात करें, उसके मूल में प्रेम है, लेकिन वहां भी कहीं न कहीं करुणा का भाव है, खोने का डर, तो वहां कहीं ना कहीं करुणा आ ही जाती है। तो महत्व आनंद की साधना अवस्था को ही दिया जाए। क्यों? क्योंकि इसमें रक्षा का भाव छिपा हुआ, इसमें प्रत्यक्ष रूप से करुणा का भाव छिपा हुआ, और इसी को सिद्ध करने के लिए, इसी आनंद की साधना अवस्था को महत्वपूर्ण ठहराने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के रामचरितमानस को महत्व दिया। इसके
अंतर्गत इन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि जो राम है वह कहीं न कहीं करुणाद्रित होके अपने प्रजा की रक्षा के लिए छात्र धर्म का पालन करते हैं। छात्र धर्म अर्थात क्षत्रियों का धर्म, रक्षात्मक भाव और लोक कल्याण से वह जुड़ते हैं। तो यह अवधारणा कहीं न कहीं यह कह सकते हैं कि जो राम का चरित्र है, शील है, सौंदर्य है, लेकिन इनमें और भी क्या है, रक्षा का भाव। क्यों? क्योंकि जब अपने प्रजाजनों के कष्टों को यह देखते हैं तो करुणाद्रित होकर यह रक्षा का उपाय करते हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के रामचरितमानस को आनंद की साधना अवस्था के अंतर्गत रखा, जबकि इन्होंने सूरदास द्वारा रचित जितनी भी रचनाएं हैं और उसमें जो वर्णित कृष्ण है उनको आनंद की सिद्धावस्था के अंतर्गत रखा है। अर्थात सिद्धावस्था के मूल में कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य मनोरंजन या लोक रंजन होता है, जबकि आनंद की साधना अवस्था की बात करें तो इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं लोक कल्याण की भावना होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक जगह और भी कहा है कि राम और कृष्ण दोनों में ही लोक रक्षा का भाव है, लेकिन ये जो कृष्ण है वो महाभारत वाले कृष्ण है, न कि सूरदास के रचनाओं में वर्णित गोपिकाओं के साथ रासलीला करने वाले कृष्ण। यह ध्यान रखने वाली बात। तो इस प्रकार इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को आनंद की साधना अवस्था के अंतर्गत रखकर इस ग्रंथ को ज्यादा महत्वपूर्ण माना है, जबकि सूरदास द्वारा रचित जो भी ग्रंथ है जिसमें कृष्ण और गोपिकाओं का प्रेम वर्णन है उसको उतना महत्व इन्होंने नहीं दिया। साथ ही छात्र धर्म के सौंदर्य को इन्होंने महत्व दिया है। क्षत्रिय धर्म के पालन को इन्होंने कृष्ण से भी जोड़कर देखा है, राम से भी जोड़कर देखा है। हालांकि कृष्ण उनके महाभारत वाले कृष्ण हैं। यहाँ छात्र धर्म की जब बात की जाती है, जब धर्म की बात की जाती है तो ये कहीं ना कहीं रक्षा से जुड़ा हुआ भाव है, लोक कल्याण से जुड़ा हुआ भाव। क्षत्रिय वह है जो तलवार उठाने वाले, वह अपने भावनाओं से क्षत्रिय है, अपने कर्मों से क्षत्रिय है, न कि जाति की बात हो रही है यहाँ पे। अब अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना दृष्टि है, जितनी भी हमने इसमें बातें की, मैं कहना चाहूंगी कि इन्होंने कहीं न कहीं भाव और मनोविकार की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की, रस की लौकिक व्याख्या की, वस्तुवादी व्याख्या की, और रचना को कहीं न कहीं लोक कल्याण से जोड़कर इन्होंने देखा है, लोक मंगल से जोड़कर देखा है, और रसानुभूति, जीवनानुभूति और काव्यानुभूति, सौंदर्यानुभूति को लगभग समकक्ष इन्होंने स्थापित किया है। उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी बातें हमने की, हालांकि बहुत सारी बातें हम नहीं कर पाए इतने कम समय में, लेकिन कुछ बिंदुओं पर जो हमने चर्चा की आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।